हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 केमिस्ट्री सेशन के अंदर एक सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा वह 0 से 9 तक का कोई इंटीजर वैल्यू आएगा। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। तो यह क्वेश्चन आपका पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप 18 एलिमेंट्स के अंदर जेनॉन के फ्लोराइड के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज का पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो पार्ट है। तो पहले पार्ट में आपको एक जेनॉन का कंपाउंड पी बनाया जा रहा है। और पी कैसे बनाया जा रहा है, इसमें आपको जेनॉन पर ये डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड क्या है, एक कोल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो बहुत ही लो टेम्परेचर पर यह क्या करेगा, जेनॉन का फ्लोरिनेशन कर देगा। और इस पर आपको इधर XgF2 बनेगा या XgF4 बनेगा या XgF6 बनेगा। ठीक है। और उस जेनॉन का जो कंपाउंड पी है ना, पी का अगर आप 1 मोल ले लेंगे और 1 मोल का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो हाइड्रोलिसिस करने पर कितने मोल्स ऑफ HA बनेंगे वो आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग एनसीईआरटी का पहले हेल्प लें तो एनसीईआरटी के पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर या ग्रुप 18 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जेनॉन के 3 बाइनरी फ्लोराइड फॉर्म होने के बारे में लिखा हुआ है, जो कि XgF2, XgF4 और XgF6 है। तो कि आप अंडर एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में ये 3 फ्लोराइड बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो तीनों फ्लोराइड होते हैं ना, ये सेम जेनॉन और फ्लोरीन के डिफरेंट रेशियो में आपको लेना है और अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन यूज करना है। तो उससे आपको ये तीनों जेनॉन के फ्लोराइड मेजर अमाउंट में आप एक स्पेसिफिक जेनॉन फ्लोराइड को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों को बनाने का मेथड लिखा हुआ है। क्योंकि यह इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, तो इसमें आप क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टिल्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर तरह का कंडीशन लेते हैं। और ये सारे कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर का वैल्यू देखिए तो ये सारे टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर कंडीशन है। लेकिन हमारे एग्जाम में यह जो कंडीशन बोला गया है वह जेनॉन का रिएक्शन O2F2 जो कि एक कोल्ड फ्लोरिनेटर है, यह आपको कोल्ड कंडीशन में फ्लोरिनेशन कराना है। तो O2F2 का सिर्फ एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, जहां पर यहाँ पर XgF6 को बनाया गया है बाया यूजिंग XgF4 का यूज करके इस पे डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ऐड करके यह बनाया गया है। और यह कोल्ड फ्लोरिनेटर है। इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है, 143 केल्विन है, जो कि -130 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और यही वाला जो कोल्ड फ्लोरिनेटर का जो एग्जांपल था ना, जो एनसीईआरटी का एग्जांपल, वह तो आपका जेईई एडवांस 2019 के पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका था। या 143 केल्विन पर XgF4 का O2F2 के साथ रिएक्शन करने पर जेनॉन कंपाउंड Y मिला। और ये Y कंपाउंड आप जान रहे हैं कि Y कुछ नहीं है, Y आपका क्या है, XgF6 है, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बोला गया था ऑन द होल मॉलिक्यूल। उस जेनॉन हेक्साफ्लोराइड जो बनेगा, उस Y जो आपका कंपाउंड है, उसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं। तो आप जानते हैं कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड क्या होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। और इसमें हर फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होता है, हर फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर है। और वैसे कितने फ्लोरीन है, आपके पास 6 फ्लोरीन है। और यहाँ पर जेनॉन ग्रुप 18 का एलिमेंट है, इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। 8 में से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं, और बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर रह जाएगा। तो एक लोन पेयर जेनॉन के पास भी है। तो टोटल कितने लोन पेयर हो गए, 6 3 जा 18 + 1 19 लोन पेयर हो गए। और ये आंसर आपको 2 डेसिमल पॉइंट में देना था, इसलिए ये आंसर क्या हो गया, 19.00 ये आंसर हो गया। ठीक है। तो ये कोल्ड फ्लोरिनेटर का पार्ट ना जेईई ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, पूछ चुका है। लेकिन यह जो आपका जेनॉन का जो डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से रिएक्शन है, जो कोल्ड फ्लोरिनेशन है, वह एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। और यह एग्जांपल आपका जेडीली में भी नहीं है। तो ये हम लोग देखेंगे कि आईटी ने ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आएंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या है, हमें हाइड्रोलिसिस करना है। वो जो आपका जेनॉन का फ्लोराइड बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो हम लोग जान ले कि अगर 3 ही फ्लोराइड तो बनते हैं तो तीनों का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या इफेक्ट आएगा, वो उस पार्ट को हम लोग देखना चाहेंगे। तो यहाँ लिखा है कि जेनॉन के फ्लोराइड्स आर रेडियली हाइड्रोलाइज इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। ठीक है। तो पहला XgF2 का अगर आप हाइड्रोलिसिस देखें तो यह क्या है, नॉर्मल एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ जेनॉन क्या हो रहा है, XgF2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और वह खुद रिड्यूस हो जा रहा है। और यहाँ पर वाटर के ऑक्सीजन को -2 ऑक्सीजन स्टेट से वह 0 ऑक्सीजन स्टेट में O2 में बना दे रहा है। ठीक है। तो ये नॉर्मल एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसे आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन
इसे अगर हम लोग देखें तो ये इसे आप गौर से देखिए, तो अगर यहाँ से आप जेनोन वर्ड को हटा दीजिए ना, जेनोन को मान लीजिए हटा दीजिए, तो लेफ्ट और राइट ऑफ रिएक्शन से मैंने क्या किया, जेनोन को हटा दिया, तो इन्हें नॉर्मल फ्लोरीन का वाटर के रिएक्शन करने पर भी यही प्रोडक्ट बनता है। तो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो एकदम टॉप लेवल पे लाई करता है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यह वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वाटर को ऑक्सीडाइज करके O2 बना देगा। तो यह क्या है, अगर आप देखिए तो यह फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज करके HF और O2 बनाता है। तो अगर आपको फ्लोरीन का रिएक्शन याद है ना, अगर आप फ्लोरीन का रिएक्शन याद है तो आप उस पर जेनोन ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसे आप 2Hf2 है, तो यहाँ पर 2Hg अलग लिख दीजिए और F2 लिख दीजिए, और यहाँ पर 2Hg को बाद में राइट साइड में भी लिख दीजिए। तो ये नॉर्मल फ्लोरीन का ही रिएक्शन है, तो आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन है, और Hgf2 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो हमने Hgf2 का तो हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कर लिया। अब हम लोग बोलें कि Hgf4 पे जाने से पहले Hgf6 को देखते हैं। तो Hgf6 में ये एक नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोलिसिस का, जहां पर जेनोन का Hgf6 में जेनोन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +6 है। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद भी इसका ऑक्सीजन स्टेट +6 ही रहता है, और यहाँ पर 6 फ्लोरीन हटकर 3 ऑक्सीजन लग जाता है, और ये जेनोन ट्राईऑक्साइड बनता है। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, यह रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो जेनोन के फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस का पार्ट देख लिया। तो अब लास्ट पार्ट जो है हमारा जो है ये जेनोन टेट्राफ्लोराइड का, अगर आप हाइड्रोलिसिस का पार्ट देखेंगे तो इसके बनने वाले प्रोडक्ट का याद रखने का एक ट्रिक है कि जेनोन डाइफ्लोराइड के जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट थे, क्या क्या प्रोडक्ट थे, जेनोन था, O2 था और HF था। और जेनोन हेक्साफ्लोराइड के जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट थे वो क्या था, जेनोन HgO3 था और HF था, ठीक है। तो इन दोनों हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को आप एक ही में मर्ज कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, जेनोन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे कि जेनोन डाइफ्लोराइड और जेनोन हेक्साफ्लोराइड दोनों के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को मर्ज कर दिएगा, तो ये आपको जेनोन टेट्राफ्लोराइड का ये प्रोडक्ट बनेगा। इसे बैलेंस कैसे करना है ना, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे अगर आप देखिएगा कि यहाँ पर IIT 2005 के सब्जेक्टिव पेपर में है ना, सब्जेक्टिव पेपर जो 60 मार्क्स का फुल पेपर होता था, उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Hgf4 विथ वाटर। तो जेनोन टेट्राफ्लोराइड का जो हाइड्रोलिसिस का पार्ट है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, उसे मैंने थोड़े समय के लिए इरेज कर दिया है कि उसे आप बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन पूछा गया है, ठीक है। तो इसे बैलेंस करने का मैं आपको 3 ट्रिक बता दूंगा। 3 ट्रिक है ना, 3 तरीके हैं इसको बैलेंस करने के। तो हमें तो पहले तो इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। तो जेनोन टेट्राफ्लोराइड पर जब आप वाटर ऐड करेंगे तो इसमें आपको पता है कि जेनोन डाइफ्लोराइड के 3 प्रोडक्ट बनते हैं, जेनोन डाइफ्लोराइड के हाइड्रोलिसिस के 3 प्रोडक्ट बनते हैं, और जेनोन हेक्साफ्लोराइड के भी हाइड्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो भी बनते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने तो पहले प्रोडक्ट तो लिखने हमें आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट लिखने के बाद क्या करना है ना, आप देखिए कि यहाँ पर जो भी हमारा जो फ्लोराइड होता है, जो भी जेनोन डाइफ्लोराइड हो, हेक्साफ्लोराइड हो या टेट्राफ्लोराइड हो, तो उसके जितने भी फ्लोराइड आयन होते हैं ना, जितने भी फ्लोराइड आयन होते हैं वो सारे के सारे HF बनाते हैं। जैसे यहाँ पर जेनोन डाइफ्लोराइड को अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 फ्लोराइड था तो इससे 4 HF बना, और यहाँ पर जेनोन हेक्साफ्लोराइड था तो यहाँ पर 6 HF बना, ठीक है। तो 1 मोल से सारे फ्लोराइड आयन जो होंगे वो HF ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 फ्लोराइड आयन है तो इसे कितने HF बनेंगे, आपको 4 HF बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट ये पहला हमने लिख दिया। तो यहाँ पर आपने जैसे ही ये लिखेंगे तो यहाँ पर आपने फ्लोराइड को तो बैलेंस किया ही, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लिख दिया, और हाइड्रोजन सिर्फ इसी जगह पर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन लाने के लिए आपको 2 वाटर लेना पड़ेगा, 2 वाटर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये आपने यह बैलेंस किया है ना, यह बैलेंस किया, तो यहाँ पर क्या होगा ना, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, फ्लोरीन बैलेंस हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया, ऑक्सीजन का नंबर 2 हो गया। तो ये 2 ऑक्सीजन को ना आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जेनोन के ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ही है लेफ्ट साइड में, तो 1 ऑक्सीजन इसको देना होगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ देना होगा, और 1 ऑक्सीजन आपको यहाँ लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको चूंकि HgO3 है, तो यहाँ पर 1/3 से अगर आप
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3, ये 1 दे देगा, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हाफ करना होगा, जिससे 1/2 इंटू 2 क्या दे देगा, ये आपका 1 दे देगा। ठीक है, तो ये पार्ट जैसे ही आपका बैलेंस होगा ना, तो यहाँ पर आपको लास्ट जेनोन को बैलेंस करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ एक जेनोन था, तो यहाँ 1/3 जेनोन को आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2/3 जेनोन होगा, 2/3 जेनोन होगा। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारे फ्लोराइड को HF में बना दिया। HF के बाद हम लोगों ने वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फाइंड किया। वाटर के बाद हम लोगों ने जो ऑक्सीजन था उसको हम लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पर XgO3 का कोएफिशिएंट आ गया और O2 का कोएफिशिएंट आ गया, फिर Xg को हम लोगों ने लास्ट में बैलेंस कर लिया। तो ये सिंपल तरीका है। तो ठीक है, अब इसी को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो इंटीजर होना चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, जो कि 3, 3, 3 और 2 का एलसीएम है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने का एक और तरीका है। ये तो पहला तरीका था, सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका में आपको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन याद रखना पड़ता है। ये हाइड्रोलिसिस में ऑब्जर्व क्या होता है कि यहाँ पर जब आप 1 मोल XgF4 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 0.67 मोल जेनॉन गैस बनता है। 0.67 को आप 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, ये हाफ लिख सकते हैं। तो यही है ना, यही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को एक बार आप फिर से देख लें। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के बेसिस पर 0.67 जो मोल हाइड्रोलिसिस के बाद जेनॉन बनेगा उसको आप 2/3 लिख सकते हैं, और ये 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखने पर क्या होगा, ऐसा लिखने पर यहाँ पर जेनॉन आपका 1 मोल था ना, ये 1 मोल है, तो जेनॉन का एक मोल था, तो आपने 2/3 मोल तो यहाँ ले लिया है, तो अगला जेनॉन का पार्ट कितना लेना होगा, यहाँ आपको 1/3 लेना होगा, यहाँ 1/3 लेना होगा। और जैसे ही यह पार्ट आपका होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 1/3 इंटू 3, ऑक्सीजन को देखिए तो 1/3 इंटू 3 मतलब 1 हो गया, ये 1 ऑक्सीजन आइटम यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 इंटू 2 मतलब ये यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन आइटम आ गया, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन आइटम है राइट साइड में। तो यहाँ पर कितने होंगे, 2 वाटर आपको लेना पड़ेगा। 2 वाटर लेंगे तो यहाँ पर 4H आएगा, और 4H आएगा तो यहाँ पर ये आप 4HF बना देंगे, 4HF राइट साइड में बना देंगे, तो इससे आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अगर आपको याद है कि 0.67 मोल और 0.50 मोल, तो यहाँ से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप बैलेंस कर सकते हैं, तो है ना। तो ये जो बैलेंसिंग हो तो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना है, 6 है। तो अगर आप पूरे रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 6XgF4 12H2O इज गिविंग 4Xg प्लस 2XgO3 प्लस 3O2 प्लस 24HF आ गया, और यह आपका एग्जैक्ट इससे मैच कर जा रहा है। ठीक है, मैच कर जा रहा है, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब आपका लास्ट मेथड है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड के बेसिस पर अगर आप ऑक्सीजन स्टेट लिखे हैं तो यहाँ पर XgF4 में Xg प्लस 4 ऑक्सीजन स्टेट में है, जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है Xg0 और Xg प्लस 6 में। और यहाँ पर वाटर का यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर में, ऑक्सीजन का कुछ पार्ट तो ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पर जेनॉन ट्राईऑक्साइड के अंदर यहाँ -2 ऑक्सीजन स्टेट अभी है, तो यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है। कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 में, और कुछ पार्ट अभी भी ट्राईऑक्साइड के अंदर है। तो इसे अगर आप देखें तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कहते हैं कि हाफ ऑफ द जेनॉन टेट्राफ्लोराइड ऑक्सीडाइजेज वाटर एंड हाफ ऑफ XgF4 डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो इसके लिए अगर आप जेनॉन टेट्राफ्लोराइड अगर वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा तो इससे O2 बनेगा, और यहाँ पर XgF4 का अगर वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, ठीक है, तो वाटर का आपको ऑक्सीडेशन नहीं करना है, सिर्फ XgF4 का डिस्प्रोपोर्शन करना है। तो यहाँ पर +4 ऑक्सीजन स्टेट था, यहाँ भी +4 था, तो यह 0 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा, और यह +6 ऑक्सीजन स्टेट में आ जाएगा। वाटर का जो ऑक्सीजन था वो अभी -2 में ही रहा। ठीक है, और यहाँ पर भी जेनॉन +4 में था जो कि, और यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 था, ये 0 में है, और ये भी 0 में है। ठीक है, तो इसे अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के मेथड के बेसिस पर आप इसे इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ चेंज इन ऑक्सीजन नंबर कितना है, ये 4 का चेंज है, ये 4 का चेंज है, जबकि और यहाँ पर पहले तो आप एटम को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ एक जेनॉन था, यहाँ भी एक जेनॉन था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को तो सेम रखते हैं, सिर्फ राइट साइड को चेंज करते हैं। तो यहाँ एक ऑक्सीजन एटम लाने के लिए यहाँ पर इसे आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर जब आप चेंज निकालेंगे तो यहाँ पर चेंज क्या आएगा, ये सिर्फ 2 का ही चेंज आएगा, क्योंकि -2 से 0 जा रहा है। तो इस चेंज को
इस चीज को आप बैलेंस करने के लिए 4 के बराबर लाने के लिए इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 यहाँ भी लेंगे और 2 आप इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जेनॉन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो जब आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आया, तो यहाँ पर आप 4 HF ले लेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अगर आप देखें तो आपको बैलेंस इक्वेशन क्या मिलेगा, यह मिलेगा। और इसी से आपका यह आपका फाइनल बैलेंस इक्वेशन मिल गया, जहाँ पर XgF4 वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और इसी तरह इसको भी अगर आप बैलेंस करें तो यहाँ से यहाँ जाने में ये ऑक्सीजन नंबर 4 का चेंज है, और यहाँ से यहाँ जाने में +4 से +6 में सिर्फ 2 का चेंज है। तो इसको आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 यहाँ भी देना होगा, 2 यहाँ भी देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, यहाँ पर जेनॉन तो आपको बैलेंस हो गया, जेनॉन बैलेंस है। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन का नंबर काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन यहाँ है, और यहाँ 2 × 4 मतलब 8 फ्लोरीन। तो 8 + 4 12 फ्लोरीन हो गए। तो 12 फ्लोरीन से आपको क्या बनेगा, 12 HF बनेगा। तो 12 HF के अंदर 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपको 6 वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो गया। और यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन में आप देखिए कि एक XgF4 यहाँ है और 2 XgF4 यहाँ है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 3 XgF4 हो जाएंगे। तो ये आपका नेट बैलेंस इक्वेशन ये आपका आ जाता है ना। तो यही आपके 2 बैलेंस इक्वेशन आ गए। और इस बैलेंस ये 2 आपके अलग अलग रिएक्शन आ गया ना, अलग आपने बोला कि हाफ पार्ट ये हुआ, हाफ पार्ट ये हुआ, हाफ पार्ट ये हुआ। तो आपको इसे मर्ज करना है। तो मर्ज करने में अगर आप सिंपल टोटल कर देंगे ना, सिंपल अगर टोटल कर दें तो यहाँ पर ये 1 XgF4 और 3 XgF4, ये 4 XgF4 दे दिया। यहाँ 2 वाटर + 4 6 वाटर, ये 8 वाटर दे दिया। और यहाँ 1 जेनॉन और 1 जेनॉन, ये 2 जेनॉन दे दिया। फिर O2 और यहाँ पर O2 ही है सिंपली। यहाँ 4 HF और यहाँ पर 12 HF, ये 16 HF दे दिया। और XgO3 रह गया। तो इसको अगर आप देखें तो यह जो आपको देखने में तो ये तो बैलेंस है, ये एग्जैक्टली बैलेंस है, लेकिन यह इससे मैच नहीं हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या है, आपका रॉन्ग है, यह आपका बैलेंसिंग रॉन्ग है। इसलिए मैं कहूंगा ये जो 5 मार्क्स का जो XgF4 का जो क्वेश्चन आईटी ने पूछा ना, तो बहुत सोच समझ के पूछा। और मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा कि आगे के नेक्स्ट ईयर में भी यह सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अब इसे आप कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर क्या है, ये आपका हाफ ऑफ XgF4 है ना। और यहाँ पर भी हाफ ऑफ XgF4 वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हाफ ऑफ XgF4 का मतलब है कि यहाँ तो 3 XgF4 था और यहाँ 1 XgF4 था। तो यहाँ पर आपने क्या किया ना, तो इसका अगर 3 है ना, तो इसको भी आपको 3 बनाना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसे आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद अब ऐड करेंगे, क्योंकि XgF4 का अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से अगर ऐड करेंगे ना, XgF4 का अमाउंट क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब आप ऐड करके देखिए। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 3 XgF4 आएगा, और यहाँ 3 XgF4 तो ये 6 XgF4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 वाटर आएगा, यहाँ पर भी 6 वाटर है तो 12 वाटर है। और यहाँ पर 3 Xg आएगा और यहाँ पर 1 Xg रहेगा, तो ये 4 Xg हो जाएगा। XgO3 तो 2 XgO3 रहेगा डायरेक्ट, और ये O2 का भी कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। और ये 4 3 या 12 HF आएगा, और यहाँ पर 12 है तो ये 24 HF हो जाएगा। तब ये जाकर ये एग्जैक्ट बैलेंस इक्वेशन होगा। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना है ना, केयरफुल रहना है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट मेथड था वो हमारा सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपका XgF4 का हाइड्रोलिसिस का ही पार्ट बोला है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स मैच में 2010 में जेईई के 2010 के पेपर में मैट्रिक्स मैच में क्वेश्चन पूछा है, जिसमें मल्टीपल मैच पॉसिबल हैं, और हर एक मैच के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। जिसमें कह रहा है कि कॉलम 1 रिएक्ट्स विथ वाटर, तो आपको XgF4 को वाटर से रिएक्ट करना है, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको मैच करना है इन कॉलम 2, है ना। तो XgF4 का जो वाटर से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या इसमें हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें HF बनता है, ठीक है, HF यहाँ पर बनता है। फिर क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, हाँ ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें XgF4 का डिस्प्रोपोर्शनल होता है, और XgF4 क्या करता है, हाफ ऑफ XgF4 वाटर को ऑक्सीडाइज भी करता है। तो यह एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। क्या यह हाइड्रोलिसिस के बाद, वाटर से रिएक्ट करने के बाद जो उसका रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव रिएक्शन है, क्या वह अफेक्ट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जब XgF4 का हाइड्रोलिसिस होता है तो उसमें HF बनता है, और HF और ग्लास क्या होता है, सिलिका,
ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, ये SiF4 गैस देता है, SiF4 गैस देगा, जो कि फर्दर अगर HF से रिएक्ट कर ले तो H2SiF6 देता है। ठीक है, ये देता है। ठीक है, ये है, तो ये भी मैच होगा इसका। क्या ये पॉलीमराइजेशन होता है? नहीं, ये पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। क्या इसमें O2 का फॉर्मेशन होता है? हाँ, यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, O2 का फॉर्मेशन। तो ये आपका ये XeF4 का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर आगे चले ना, तो यहाँ पर सेम जेनरल फ्लोराइड में 2014 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें बोला है कि अंडर एम्बिएंट कंडीशन टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिलीज्ड as the product in the final step of reaction scheme। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ, जब प्रोडक्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ गैसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ गैसेस आपको बताना है। ठीक है, तो ये इसका नंबर बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, XeF6 का आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो XeF6 का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं करना है, यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, तो सिर्फ XeF6 ही है जिसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो सकता है। और जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो एक बार आप 2 फ्लोरीन को हटाकर बीच में 1 ऑक्सीजन लगाएंगे, अदरवाइज आप 4 फ्लोरीन को हटाकर 2 ऑक्सीजन लगाकर ये भी इस तरह से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब भी होगा तो जेनॉन ट्राईऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, जेनॉन ट्राईऑक्साइड ही बनेगा। तो यहाँ पर पहले स्टेप में जो हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो जेनॉन ट्राईऑक्साइड बनेगा, और यही हमारा कंपाउंड क्या है, P है, AP है ना। और साथ में क्या बनेगा, 6 मोल्स ऑफ HF भी बनेगा, 6 मोल्स ऑफ HF बनता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसको हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बेस के साथ ये रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, तो जब आप बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जेनेट आयन बनता है ना। जेनेट आयन क्या होता है, HXeO4- बनता है। तो आपको यह दिखना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, OH- क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा है, और यह XeO3 इलेक्ट्रोफाइल के जैसा है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पर ये XeO का डबल बॉन्ड ये खुल जाएगा, और इससे ये आपका जेनेट आयन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर XeO3 में ऑक्सीजन नंबर +6 था, और इसमें भी ऑक्सीजन नंबर +6 ही रहेगा। ठीक है, ये नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के जैसा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आगे इसका कहा है कि यही आपका कंपाउंड क्या है, यही Q है, यही Q है, जेनेट आयन ही Q है। अब ये किसका क्या होता है, स्लो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है इन बेसिक मीडियम, है ना। तो इसका अब हमें क्या करना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करना है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो क्या होता है इसमें कि यहाँ जेनॉन +6 ऑक्सीजन स्टेट से इसका आप 2 इक्विवेलेंट ले लेंगे, इसका 2 इक्विवेलेंट लेंगे, तो ये क्या होगा कि यह एक पार्ट ये पर जेनेट आयन बनता है। पर जेनेट में यहाँ पर जेनॉन का ऑक्सीजन स्टेट +8 है, और एक पार्ट तो ऑक्सीडाइज हो गया है ना, एक पार्ट ये ऑक्सीडाइज हो गया, एक जेनॉन, और एक जेनॉन, दूसरा जेनॉन क्या हुआ, ये दूसरा जेनॉन यहाँ पर 0 ऑक्सीजन स्टेट में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, और साथ में यहाँ पर O2 भी बनता है, O2 भी बनता है। ठीक है, ठीक है, तो ये O2 कहाँ से आ रहा है, ये O2 वाटर के ऑक्सीडेशन से आया या फिर ये जेनेट के अंदर का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा ना, तो इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करने जाएं तो यहाँ पर अगर आपका देखिएगा कि यहाँ पर अगर आप चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, जेनेट आयन जब +6 से 0 में जाएगा तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, 6 से ऑक्सीजन नंबर घटा है, तो आपको दूसरा पार्ट ढूंढना होगा जहाँ पर ऑक्सीजन नंबर 6 से बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप जेनेट आयन जब यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, +6 से +8 में जा रहा है, तो यहाँ तो ऑक्सीजन नंबर सिर्फ 2 से बढ़ा। ठीक है, तो अब 2 से ही बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो O2 प्रोड्यूस हो रहा है ना, O2 जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर यहाँ जो जेनेट के अंदर ही जो ऑक्सीजन थे ना, वो -2 ऑक्सीजन स्टेट में थे। ठीक है, तो वो -2 ऑक्सीजन स्टेट वाले 2 ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो -2 का ऑक्सीजन नंबर 0 ऑक्सीजन स्टेट में चला जाए, तो उसका भी ऑक्सीजन नंबर कितने से बढ़ जाएगा, 4 से बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड है ना, +2 और +4 का जो कंबाइंड है, वो दोनों कंबाइंड करने पर वो 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 जेनॉन है, तो एक जेनॉन यहाँ है और एक जेनॉन यहाँ है, 2 जेनॉन है और इसमें 8 ऑक्सीजन है। तो इसमें पर जेनेट में तो 6 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, और 2 ऑक्सीजन ये कहाँ से आया, ये आपका जेनेट के अंदर से ही आया, क्योंकि 8 ऑक्सीजन 6 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल 8 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेनेट के अंदर जो -2 ऑक्सीजन स्टेट वाला जो ऑक्सीजन था, वही ऑक्सीजन क्या हुआ, वही O2 में कन्वर्ट हुआ है।
ठीक है। तो इसके बेस पर अब इसे आप आसानी से ये बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इतना पार्ट जो आया है वो आपका कहाँ से आया है, ये 2 जेनेट से आया है, 2 जेनेट आयन से आया है। तो यहाँ से OH माइनस क्या करेगा, यहाँ जो H प्लस कहाँ गया, तो यहाँ का जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो समझ लीजिए कि वो एसिडिक है और उस पर दो OH माइनस अटैक करेगा और उससे क्या होगा, 2 वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये आपने बैलेंस रिएक्शन कर लिया। लेकिन यहाँ पर यह इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बनने वाला प्रोडक्ट आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से गैसेस बने, ज़ेनॉन और ऑक्सीजन, 2 गैसेस बना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ गैसेस कितने हुए, तो प्रोडक्ट में 2 गैसेस हुए, एक ज़ेनॉन है और एक ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर आंसर सी आपका सही है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग देखें कि यह डायरेक्टली यहाँ पर ये डायरेक्ट ही पूछा गया। अब हम लोग क्या चलेंगे ना कि अब हम लोग अपने क्वेश्चन में O2 F2 के पार्ट पर हम लोग जो कोल्ड फ्लोरीनेटर है, जो कोल्ड कंडीशन में फ्लोरीनेशन करता है वो क्यों करता है ना, तो उसके बारे पर आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हम लोग फिर से एनसीईआरटी में जाएंगे। तो एनसीईआरटी में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन के अंदर आप देखिएगा तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, हैलोजन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन के अंदर ये आपको मेंशन है कि फ्लोरीन क्या करता है, 2 ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, आपके दोनों फ्लोराइड में से एक ही फ्लोराइड जो है आपका ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ही वो थर्मली स्टेबल है, और ये वाला फ्लोराइड क्या है, ये आपका अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये बोले कि जेडी ली लिखता है कि ये -95 डिग्री सेल्सियस पर ही पूरा डिकम्पोज हो जाता है, और इवन कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, -160 डिग्री सेल्सियस है, और -160 के बाद से ही ना ये एक दिन में 4% ऐसे करके ये डिकम्पोज होते रहता है, तो ये स्टेबल नहीं है ना, इसलिए आप इसे कोल्ड कंडीशन में ही फ्लोरेसेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में यहाँ लिखा है कि बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स, और O2 F2 का तो यहाँ फ्लोरेसेंस का एक पार्ट भी दिया हुआ है कि O2 F2 ऑक्सीडाइजेज प्लूटोनियम टू PuF6 है ना, प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। और उसका यूज कहाँ करते हैं, उसका यूज करते हैं आप जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जो कि यूरेनियम, जो इनरिच्ड यूरेनियम को आप यूज करते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूल में, तो उसका रेडियो एक्टिव डीके होने के बाद प्लूटोनियम बनता है। तो उसे प्लूटोनियम को निकालने के लिए आपको पहले प्लूटोनियम को एक कोवेलेंट वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना होगा। तो आप उसे क्या करते हैं, प्लूटोनियम, उसके अंदर के प्लूटोनियम को O2 F2 से ऑक्सीडाइज करते हैं, कोल्ड फ्लोरेसेंस करते हैं, और इससे ये वोलेटाइल कंपाउंड बनता है, और इसे आप इसलिए रिमूव कर सकते हैं, जिसका यूज आप न्यूक्लियर बम या फर्दर रिएक्टर के फ्यूल बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्ट लिखा है, और यहाँ पर O2 F2 की अनस्टेबिलिटी के बारे में भी कहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग यह सर्च करेंगे कि द रीजन फॉर द हाई इनस्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और फ्लोरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ O2 F2 इज ड्यू टू वीक OA बॉन्ड। यहाँ OA बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, उसी कारण यह फ्लोरेटिंग एजेंट का काम करता है। तो ये आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो O2 F2 है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मैच करता है, यह भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसमें O बॉन्ड लेंथ ऑफ H2O2 को O बॉन्ड लेंथ इन F2O2 से कंपेयर करने का था। तो यह बॉन्ड लेंथ को आप देखें ना, तो ये जो O बॉन्ड लेंथ H2O2 होता है इन गैसेस स्टेट, ये 147.5 पिकोमीटर होता है, जबकि यहाँ O2 F2 में यह बॉन्ड लेंथ 122 पिकोमीटर होता है। तो ये वाला बॉन्ड जो है ना, O बॉन्ड क्या है यहाँ पर, ये लॉन्गर है ना, लॉन्गर है, तो यहाँ पर लॉन्गर आ जाएगा। और यहीं पर फिर आपको OH बॉन्ड इन H2O2 को कंपेयर करना है OA बॉन्ड इन F2O2, तो यहाँ पर OA बॉन्ड लार्जर होता है, तो OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्टर हो जाएगा, ये शॉर्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर X और Y को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था, तो इसके बेस पर आपका ये 4 आंसर है। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, तो इसका अगर आप रीजन देखें, तो यहाँ पर अगर आप रीजन ढूंढना चाहेंगे ना, तो रीजन ढूंढने के अंदर फिर हम लोग एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 के बुक में जाएं, तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन का O2 का, तो O2 क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर O का डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना है, ये 121 पिकोमीटर है। तो यह जो बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर, यह 122 पिकोमीटर के काफी ही क्लोज है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, सिंगल बॉन्ड होता तो ये जो लार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ O बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो उस पार्ट को अगर आप एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका कैसे आएगा, तो ये वाला क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसका एक्सप्लेनेशन आता है कि ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड OA बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो ये टूट जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, और नेबरिंग ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, लोन पेयर इसको दे देगा, लोन पेयर दे देगा, तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट
पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये वाला क्या है, मोर स्टेबल है, क्योंकि इसके सारे ऑक्टेट कंप्लीट हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सपेंशन आया है। और इसका मैं अगर रेफरेंस दूंगा आपको, तो राल्फ स्टॉडल की जो बुक है उसमें केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, तो उस बुक में यह आपको दिखाया हुआ है कि यह क्या होता है कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, या ना, ये वाला में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू वीक OH बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और OH बॉन्ड क्या है, वीक है, तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा। और वहीं पर यह लिखा है कि द वीक फ्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड इन O2F2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिकम्पोजिशन द डिसोसिएशन इनटू O2F। तो ये पार्ट आपका O2F में अलग हो जाएगा और ये फ्लोरीन रेडिकल अलग हो जाएगा। तो और इसका जो बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, OH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम होता है। ठीक है, यह सिर्फ 71 किलो जूल पर मोल बोला है, 71 किलो जूल पर मोल होता है। और ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है। और इस बॉन्ड एनर्जी के डाटा को देखिए कि H2O2 जो है, H2O2 कहाँ से टूटता है, ये O बॉन्ड से टूटता है, लेकिन यहाँ O2F2 आपका ये फ्लोरीन वाले बॉन्ड से टूटेगा। और ये इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट होने के लिए। और यहाँ तो फ्लोरीन में ऑलरेडी वीक बॉन्ड होता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, लेकिन उसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वह OF बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, यहाँ के रेस्पेक्ट में डबल से भी ज्यादा होता है। इसलिए फ्लोरीन के साथ जब आप जेनोन का रिएक्शन कराए थे, फ्लोरिनेशन कराए थे, तो वो हाई टेम्परेचर पे सारे रिएक्शन हुए थे, लेकिन ये क्या करेगा, ये कोल्ड फ्लोरीनेटर का काम करेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो हम लोग कह सकते हैं कि डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज अ पोटेंट कोल्ड फ्लोरीनेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर हम लोगों ने JMN का भी एक क्वेश्चन कर लिया और O2F2 के स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटर, कोल्ड फ्लोरीनेटर होने के रीजन को भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन ना तो JDL में है, ना ही NCERT में है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है आपका, यह हुई की बुक से उठाकर पूछा है। तो कोई भी अगर IIT JEE का प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए NCERT और JDL सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आप BSc के बाद IIT में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो JAM का एग्जाम होता है, मतलब ज्वाइंट एडमिशन फॉर MSc कोर्सेज। तो उसमें क्या होता है कि आपको JDL प्लस हुई भी पढ़ना पड़ता है। अगर आप गेट का एग्जाम देंगे, है ना, तो उस केस में भी गेट केमिस्ट्री देंगे तो उसमें भी आपको हुई करना पड़ेगा। तो हुई कीटर की बुक है, तो ये स्टैंडर्ड बुक है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन MSc और गेट के एग्जाम में आते हैं ना, जब IIT कंडक्ट करता है, और हर MSc का स्टूडेंट इसे पढ़ता है। तो उस बुक के जो आपको 1993 में ये बुक पब्लिश हुआ है, और इसके पेज नंबर 828 में अगर आप देखें तो यहाँ पर O2F2 से XgF4 बनाने का ये रिएक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कह रहा है ना कि यहाँ पर ये जो थर्मल रिएक्शन होता है ना, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन के जैसा है। और यहाँ पर जब उसने एक एग्जांपल दिया कि जेनरल ऑक्सीजन को 1:10 रेशियो में लिया, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर वर्सेस बनने वाले प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ XgF6 का पार्शियल प्रेशर है ना, तो ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है। और ये वाला पार्शियल प्रेशर किसका है, ये XgF4 का है, और ये XgF2 का पार्शियल प्रेशर ये है। ठीक है, बनने वाले प्रोडक्ट का। तो इसके बेसिस पर जो है ना, तो इस तरह का अगर एक्सपेरिमेंट आपके पास है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप ये वाला टेम्परेचर ले लें, ये वाला टेम्परेचर ले लें, और ये पर्टिकुलर प्रेशर है ना, ये पर्टिकुलर प्रेशर ले लें, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको प्योर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ XgF यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर कंडीशन को चूज करके XgF6 बना सकते हैं। उसी तरह आप XgF2 को भी प्योर स्टेट में ऑलमोस्ट प्योर बना सकते हैं। लेकिन यह कहता है, यहाँ पर मेंशन करता है कि यहाँ पर जब आप XgF4 बनाए जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट XgF6 बन जाता है, और कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा ही XgF2 भी प्रेजेंट होता है। तो आप थर्मल फ्लोरिनेशन के बेसिस पर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करके कभी भी प्योर XgF4 नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर यह कोल्ड फ्लोरिनेटर का जो यूज है, यहाँ जो मेंशन होगा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इस हाईलाइटेड पोर्शन को मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो अगर इस पोर्शन को देखिए तो यहाँ पर ये लिखा है, द मोस्ट डिफिकल्ट कंपाउंड टू प्रिपेयर इज जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, मतलब XgF4, सिंस इवन ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब अच्छे से अच्छा कंडीशन, मतलब बेस्ट कंडीशन भी लेकर ऑप्टिमम कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन थर्मली मतलब हाई टेम्परेचर पे प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो फिगर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
will result in concomitant मतलब एक साथ फॉर्मेशन ऑफ XgF2 एंड XgF6। तो आप जब XgF4 बनाने जाएंगे थर्मल कंडीशन में तो आपको साथ साथ XgF2 भी बनेगा और XgF6 भी बनेगा, तो आपको कभी भी प्योर XgF6 नहीं बन सकता। लेकिन कहा है कि द यूज ऑफ डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड XgF4 इन हाई यील्ड एंड प्योरिटी। और यहाँ पर इसने 9 नंबर ये रेफरेंस भी दिया है ना, नीलसन क्या रेफरेंस भी दिया रिसर्च पेपर का। और यहाँ पर यही आपका कोल्ड फ्लोरेशन है। और इसके बेसिस पर IIT ने कहा कि जेनोन का जब O2F2 से साथ रिएक्शन होगा तो इसमें XgF4 बनेगा, XgF4 बनेगा और XgF4 के अंदर 4F है, इसका हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो इससे 4HF बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यह आंसर तो IIT ने प्रोविजनल आंसर की में दिया, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे इस नीलसन के ही रेफरेंस को देखेंगे कि इस रेफरेंस के अंदर देखते देखते हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर मल्टीपल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर XgF2 भी बनेगा, XgF4 भी बनता है और XgF6 तो आपका XgF6 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर होने के लिए अब हमें नेक्स्ट पेज में हम लोग नीलसन का जो रेफरेंस था उसके अंदर जाकर देखेंगे। इसके पेपर का टाइटल यह क्या हुआ था, 1990 का रिसर्च पेपर था और इस पेपर में उसने न्यू सिंथेसिस ऑफ जेनॉन हेक्साफ्लोराइड एंड जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की बात की। यहाँ पर हेक्साफ्लोराइड को उसने तो थर्मल मेथड से ही बनाया, लेकिन जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को बनाने के लिए उसने O2F2 जो आपका कोल्ड फ्लोरेटेड था वो यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एक्चुअली दो रिएक्शन साइकिल के बारे में मेंशन था। ठीक है, 2 रिएक्शन साइकिल था इसमें, तो अंडर पर्टिकुलर कंडीशन ही बनता है, अंडर पर्टिकुलर कंडीशन ही ये XgF4 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया कि जेनॉन तो गैस होता है और O2F2 भी है, O2F2 तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसे क्या करेंगे, इसे स्टेबल रखने के लिए आप बहुत ही लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है, जिसे हम लोग 77 केल्विन भी कहते हैं, उस टेम्परेचर पे आप जेनॉन और O2F2 को ले लीजिए। ठीक है, और जहां पर जेनॉन O2F2 क्या होना चाहिए, लार्ज एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि इसका आप टेम्परेचर धीरे धीरे रेज करेंगे, तो 2 से 4 घंटे के इंटरवल के दौरान आप धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कहां से कहां रेज करेंगे, -196 से -120 रेज करेंगे, है ना, तो स्लोली अलाउ टू वार्म। ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा, ये यहीं पर इसका कहता है फ्लोरेशन हो जाता है, फ्लोरेशन हो जाता है, ये XgF2 और XgF6 बन जाता है। और साथ में जब ये फ्लोरीन इसको दे देगा जेनॉन को, तो यहाँ तो O2 लिबरेट होगा ही, और साथ साथ अभी एक्सेस में था तो कुछ पार्ट ये O2F2 बचा रह जाएगा। और चूंकि O2F2 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -160 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में भी O2F2 रहेगा। ठीक है, अभी ये O2F2 पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ है, लेकिन डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, उसके कारण आपका कुछ अमाउंट ऑफ F2 और कुछ अमाउंट ऑफ O2 आपका बनेगा। ठीक है, ये स्लोली डिकम्पोज होते रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, इसकी अच्छा ये जो थीम है ना, ये आपको पूरा याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, जस्ट हम लोग एक बार देख लेंगे कि कैसे हो रहा है और उसके बेस पर हम लोग का ये आंसर हम लोग अचीव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर IIT ने बाउंड्री क्रॉस कर दिया है ना, थोड़ा सा एबव सिलेबस में ये इंटर कर दिया। ठीक है, और उसमें भी मिस्टेक हो गया, जिसके कारण IIT को अपना आंसर बदलना पड़ा। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना कि अब इसको 78 डिग्री सेल्सियस जो कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर क्या होता है, वो -78 होता है, तो उस पर आप इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे, ओवरनाइट छोड़ देंगे, लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये क्या होता है ना, O2F2 का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर -95 डिग्री सेल्सियस होता है, ये GD में लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा ना, O2F2 आपका क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज कर जाता है और यह फ्लोरीन और ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है, तो O2F2 आपका डिकम्पोज हो गया, फ्लोरीन और ऑक्सीजन है और यहाँ जेनॉन के फ्लोराइड है। तो इसी को आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन फ्लोरीन को अलग कर लीजिए, तो गैसेस अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको XgF2 और XgF4 आपको फर्स्ट मिक्स्ड प्रोडक्ट बन गया, तो मिक्स्ड प्रोडक्ट इन द फर्स्ट साइकिल ये बन गया। और दूसरे साइकिल में भी कुछ नहीं करना है, दूसरे साइकिल में क्या है, ये जो आपका मिक्स्ड प्रोडक्ट बना, ये जो मिक्स प्रोडक्ट बना है, उसी मिक्स प्रोडक्ट को आप यहाँ पर उसी स्टेनलेस स्टील कंटेनर में फिर से इंटर कर दीजिए और हाई एक्सेस ऑफ O2F2 ले लीजिए और फिर से वही आपका सेम कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, सारे कंडीशन सेम है ना। फिर से आपको -120 पर 2 से 4 घंटे के बीच ले जाना है, फिर -78 पर O2F2 को डिकम्पोज करवाना है। फिर यहाँ से आपको क्या होगा कि यहाँ पर नेट रिजल्ट होता क्या है कि यहाँ पर जो XgF2 था ना, वो वाला पार्ट भी ऑक्सीडाइज होकर XgF4 में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 100% प्योर XgF4 बन जाएगा। तो ये XgF4 बनाने का मेथड है, और ये जो प्योर प्रोडक्ट आपको सेकंड साइकिल में यहाँ मिल गया। और इसी के बारे में यहाँ पर ये कहा है कि जब इससे क्या होता है, रिएक्शन आपको क्वांटिटेटिव यील्ड में आता है, वेरी हाई प्योरिटी का होता है, और ये रिएक्शन लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे होता है, और इसमें
आपको इनिशियली क्या मिलता है, XgF2 और XgF4 मिलता है, और बाद में जब आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर करते हैं, बाद में इसको दूसरे बार साइकिल में ले जाते हैं, या फिर इसी पर अगर आपको डायरेक्ट बनाना है ना, डायरेक्ट अगर XgF4 बनाना है तो आपको यहाँ पर बहुत लंबे समय तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने 2 से 4 घंटे किया था, इसलिए थोड़ा ये XgF2 भी बचा हुआ था। अगर आप प्रोलॉन्ग करेंगे तो यहाँ पर XgF2 से आप कंप्लीट XgF4 भी बना सकते हैं, ठीक है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर पर, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पर मेंशन था। और यहाँ पर सेकंड पार्ट में ये कह रहा है, ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर देखिए कि दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब अलग है, ये डिफरेंट है, वह प्रीवियसली पब्लिश रिपोर्ट। तो ये जो ट्रिपल स्टार में मैंने यहाँ पर प्रीवियसली पब्लिश रिपोर्ट को यहाँ लिखा है, तो प्रीवियसली पब्लिश रिपोर्ट जो कि SI मॉरो और AR यंग के द्वारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जर्नल में 1965 में, मतलब ये तो 1990 का पेपर था ना ये आपका नीलसन का, तो उसके 25 साल पहले मॉरो और यंग ने ऑलरेडी ये पब्लिश किया है। तो उसमें कहा है कि ओनली XgF2 इन लोगों ने बनवाया था, इन लोगों ने 25 साल पहले सिर्फ XgF2 बनाया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नीलसन ने कहा कि मेरे केस में तो XgF2 और XgF4 दोनों बनता है, और इससे प्योर XgF4 बना सकते हैं, क्योंकि मॉरो और यंग ने क्या बोला था कि सिर्फ XgF2 ही बनता है, सिर्फ XgF2 ही बनता है। तो इसलिए उसने बोला कि दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रीवियसली पब्लिश्ड रिपोर्ट इन विच ओनली XgF2 वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्लोरिनेशन ऑफ xenon विथ O2F2, ठीक है, O2F2। तो यहाँ पर हम लोग इस पेपर को भी एक बार देखते हैं ना, इस पेपर को हम लोग देखेंगे। तो इस पेपर को अगर आप देखिएगा तो इस पेपर का भी टाइटल क्या था, न्यू मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ xenon डाइफ्लोराइड। तो ये डाइफ्लोराइड बना रहा है, और ये xenon का रिएक्शन O2F2 से कर रहा है, मतलब डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से कर रहा है। तो यहाँ पर भी ना पूरा का पूरा आपका स्टेप्स जो था ना सेम था। यहाँ पर -196 लिया गया, और लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, ये -118 है जो कि 120 के सेम ही है, लेकिन यहाँ पर 2 आवर तक इसे डायरेक्ट सेम टेम्परेचर पे रखा गया। यहाँ पर इसको स्लोली लाया गया था, जबकि यहाँ पर 2 आवर तक इसे रखा गया बाद में। लेकिन यहाँ पर तो XgF2 ही बना, XgF4 तो नहीं बनाया इन लोगों ने, नहीं दिखा था, और ये ओल्ड पेपर है। तो इसमें xenon ऑक्सीक्लोराइड भी बना था, तो XgOF2 हो सकता है, XgO2F2, ये उन लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि कौन सा ऑक्सीक्लोराइड है, इसलिए मैंने XgOXFY लिखा है, ठीक है। तो आपका सेम O2F2 वैसा ही बचा रहेगा। फिर उसे डिकम्पोज कराने के लिए आप -78 लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर O2F2 डिकम्पोज हो जाएगा, और फिर से आपका इन गैसेस को अगर निकाल दीजिए तो ये आपका XgF2 और xenon ऑक्सीक्लोराइड जो माइनर इम्प्योरिटी के फॉर्म में है वो बचा रह जाएगा। और चूंकि ये इम्प्योर कंपाउंड है तो इसको डिस्टिल करके उसने XgF2 बनाया, और उसके एक रिएक्शन के दौरान 98% भी यील्ड आया, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप कंक्लूड क्या करेंगे कि 1965 में जो रिजल्ट पब्लिश हुआ उसके बेसिस पर क्या बना कि मॉरो एंड यंग के बेसिस पर ये लोग क्या बनाए कि xenon का O2F2 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ये XgF2 बनता है, ठीक है, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर, ठीक है। इन लोगों ने ये क्या किया, 1990 में जब सेम तरह का ये रिएक्शन किया गया तो इसमें क्या हुआ कि xenon का O2F2 के साथ एक्सेस कंडीशन में जब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर कीजिएगा, तब आपको XgF4 बनेगा, है ना, और O2 यहाँ से ये निकल जाएगा, है ना, O2 निकल जाएगा। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन है। तो पहले स्टेज में ये कौन सा पाथवे से गया होगा, पहले XgF2 बना होगा और XgF4 का मिक्सचर बना होगा, और उस पर और ज्यादा डालेंगे तब जाके ये XgF4 प्योर बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप प्रोलॉन्ग करके भी ये डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये 2 पेपर ही मेन सेमिनल इंपॉर्टेंट पेपर हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइन में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर XgF4 के बाद O2F2 तो बहुत एक्सेस में था, तो उसके एक्सेस में होने के बावजूद उन्हें XgF6 नहीं बना। तो ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। We found no evidence for the formation of XgF6 from the reaction of XgF4 even with a large excess of O2F2 over a prolonged period of time. बहुत लंबे समय तक छोड़ने के बाद भी XgF6 इन लोगों को नहीं मिला, है ना। तो यह पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, यह पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर XgF2 तो बनता है, ये तो आपका कंफर्म है, ठीक है। और XgF2 के साथ XgF4 भी बनता है, ये आपका लेटेस्ट पेपर है, लेकिन प्रोलॉन्ग करेंगे तो आपका प्योर XgF4 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस पेपर के बेसिस पर आप XgF2 बना देंगे, इस पेपर के बेस पर
XGF4 बना देंगे। और जैसे ही आपने XGF4 बना लिया है ना, तो XGF4 के बाद जो NCERT का रहा है, NCERT का रेफरेंस है, XGF4 अगर बन गया और वो बनता ही है XGF4, तो XGF4 पर O2F2 के साथ 143 केल्विन जो कि -130 डिग्री सेल्सियस है, जो कि वो तो इवन लोअर टेम्परेचर है ना, इससे भी कम टेम्परेचर है। ये तो -120 पे इसने रिएक्शन कराया था, -120 पर, और इसने भी -118 डिग्री सेल्सियस, जो कि अप्रोक्सीमेटली -120 डिग्री सेल्सियस पर ही इसने भी रिएक्शन कराया। ये उसे भी लो टेम्परेचर में कह रहा है कि मैंने ये XGF6 बन जाता है। तो अगर ये बन गया तो ये डायरेक्टली क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना एक कॉन्ट्रेरी है, क्योंकि यहाँ पर ये XGF6 नहीं बनता है। इसने यह वेरीफाई कर दिया कि XGF6 नहीं बनता है। ठीक है, तो NCERT तो, और यह क्वेश्चन ना आपका JEE एडवांस 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये ऑलरेडी एक रेफरेंस बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर इसका NCERT का जो बुक लिखा गया है ना, तो उसका अगर रेफरेंस वगैरह हम लोग सर्च करें तो यह क्या हुआ, 1963 में नोबेल गैस का जो फर्स्ट कंपाउंड बना ना, वो नील बार्टलेट ने 1962 में बनाया। और उसके एक साल में बहुत रिसर्च हुआ, तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1963 में। तो उस कॉन्फ्रेंस के में रिसर्च के जो सारे पेपर्स हैं वह इस बुक में पब्लिश्ड है, नोबेल गैस कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसमें जो पब्लिश पेपर को मैंने देखा, तो उसमें अस्ट्रेंग का जो पेपर है उसमें क्या है कि रिएक्शन विद O2F2 लिखा हुआ है। उसमें जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का जो आपका NCERT कहाँ से उठाया गया है ना, तो NCERT XGF4 का रिएक्शन O2F2 से कराया गया, तो XGF6 बना और O2 बना। और ये रिएक्शन कहाँ से कहाँ हुआ, इसमें 1:1 मोल रेशियो लिया गया, एग्जैक्ट 1:1 मोल रेशियो लिया गया। और ये 140 से 195 केल्विन है ना, तो ये 143 केल्विन इसी के अंदर में आता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें इन लोगों को ना कुछ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अनआइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स भी मिला, क्या मिला पता नहीं है। और साथ में ये प्रिलिमिनरी स्टडीज था। प्रिलिमिनरी मतलब ये बाद में इन लोगों ने पब्लिश नहीं किया है, तो ये प्रिलिमिनरी था, ये बहुत ही ओल्ड डाटा है। तो ओल्ड में उतने हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, तो उस समय का ये डाटा है, तो इसमें गलती होने के भी एक्चुअली चांसेस रहते हैं। और कोई भी रिसेंट बुक में इसका XGF4 से XGF6 बनाने का ये मेथड अब ये किसी भी न्यू बुक में ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना, लेकिन NCERT में है। ठीक है, तो इसके बेस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ तो XGF2 बना, यहाँ पर XGF4 बना, और NCERT ने कह दिया है और JEE ने ऑलरेडी पूछ लिया है, तो ऑटोमेटिक इतना बड़ा रेफरेंस है कि वो XGF6 तो बनेगा ही, क्योंकि XGF4 बनने के बाद तो वो O2F2 के साथ यहाँ पर जाएगा ही XGF6 में। और हम लोग यहाँ पर बुक में भी देखें तो रिसेंट अगर 2021 में ये फ्लोरीन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फ्लोरीन केमिस्ट्री के ऊपर जो बुक पब्लिश हुई है एक्सेल हाफ्ट की, तो उसमें अगर आप देखें तो ये जो मोरो का जो 1965 का जो XGF2 का मेथड है, -118 था जो -125, तो वो मेथड तो यहाँ मेंशन है। और साथ में ये प्रोलॉन्ग्ड O2F2 के साथ रिएक्शन करके लंबे समय तक रिएक्शन करके ये XGF4 बनाने का ही मेथड मेंशन है। ठीक है, तो ये दोनों तो प्रूवन फैक्ट है। लेकिन XGF6 जो XGF4 बनने के बाद XGF6 में जाने का पार्ट उसी में डाउट है, लेकिन वो NCERT में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने P को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब हम लोग अगर इसका हाइड्रोलिसिस पे चलें, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो अगर आप 1 मोल सबका 1 मोल लेकर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमें पता है कि सारा जो फ्लोराइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, HF में। तो XGF2 में 2 F है, तो ये 2HF देगा, और साथ में जिन्होंने ऑक्सीजन गैस मिलेगा। XGF4 से आपको 4HF बनेगा, और इसमें ये वो जो एक्सपेरिमेंटल आपका कंडीशन था, इसमें 2/3 मोल जेनोन बनता है और हाफ मोल O2 बनता है। ठीक है, तो ये भी है, और XGF6 के हाइड्रोलिसिस से आपको 6 मोल HF बनेगा। तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 2, 4, 6 तीनों हो जाएगा, और यही आपका आंसर है, हम लोग फाइनल आंसर को यहाँ पर मार्क कर लें, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया 2, 4, 6, और यह ऑफिशियल आंसर की से मैच होता है। और इसके बेस पर हम लोगों ने 2022 के तो क्वेश्चन को सॉल्व किया ही, साथ में हम लोगों ने 2005, 2010, 2014, 2019 के भी क्वेश्चन को कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।